तो मार्केटिंग क्या करता है, अपने पूरे प्लान्स के साथ आ जाता है कि ये कंज्यूमर प्रमोशन चलाएंगे। सेल्स वाले क्या करेंगे, सेल्स वाले एक बेस उठाएंगे। तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, सेल्स प्लान करती हैं नीचे से ऊपर लाने के लिए, बॉटम अप्स क्रिएट करती हैं। ये जो सेल्स है ना, सेल्स दो चीज़ों का मजमुआ होती है कि ये प्रोसेस करेंगे तो इस प्रोसेस का ये नतीजा निकलेगा। टारगेट होना चाहिए, चुक के माल दूजे दी टेरिटरी छोड़ दो। टारगेट होना चाहिए, टारगेट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये हाई मैक लोग होते हैं। पहले आप अच्छे इंसान बनेंगे तो फिर आप अच्छे लीडर भी बन सकेंगे। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा देता हूँ। मेरा अली नाम है, मोहम्मद अली। आप चकवाल के जिस गांव से बिलोंग करते हैं उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है आगे चले जाए मलाल मुगला वाली साइड से तो जेहलम आती है। जेहलम की आगे से एक तहसील है जिसका नाम है पिंड दादन खान। तो मैं बेसिकली ना वहाँ का रहने वाला हूँ। और 2006 में मैंने MBA किया था, 2006 में। और उससे पीछे चला जाऊं तो मेरा IT का बैकग्राउंड था। मुझे बड़ा शौक़ था कंप्यूटर साइंसेस का और IT का। 2006-07 की बात है जब मैंने MBA किया था। लेकिन जो 95 से 2000 तक का जो पीरियड था, ये बड़ा क्रेज़ था मुझे कंप्यूटर का। मेरे फादर जो है उन्होंने कहीं से मुझे जोड़ जाड़ के कुछ एक कंप्यूटर बनवा दिया था जो कि फ्लॉपी के साथ चलता था। और उससे मैं मज़ीद थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ तो FSC मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सवाल था जो मेरे से पास ही नहीं होती थी। मैं उसमें 2-3 दफ़ा फ़ेल हुआ। और जो अच्छी बात थी वो ये कि MBA में मैं ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट था। यानी कि मेरी पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉमसेट के तमाम कैंपसेस में 3rd पोजीशन थी और मेरा 3.80 CGPA था। तो बंदा मैं सेम ही था, वो पहले वाला भी और वो बंदा बाद वाला भी, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। लेकिन कुछ फ़र्क ऐसे पड़े बीच में, कुछ ऐसे एक्सपोजर मिले, कुछ ऐसे सिलसिले बने, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ बनी कि जिससे मुकद्दर में कुछ तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई, कुछ चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। और मैं क्रेडिट उस सारे के सारे सिलसिले का अपने असातिज़ा को देता हूँ, अपने कोचेज़ को देता हूँ, अपने मेंटर्स को देता हूँ, अपने वो तमाम लोग जो मेरे साथ एसोसिएटेड थे उनको देता हूँ। मैं अपने उस मुकद्दर को वो सारा क्रेडिट देता हूँ कि मैं हॉस्टल में रहता था तो वो जो हॉस्टल था उसके ऊपर ही टीचर्स रहते थे जिन लोगों के साथ। तो वो भी बेचारे, कोई लाहौर से था तो कोई कहीं से था तो कोई कहीं से था। तो टाइम बहुत मिल जाता था उनके साथ और हम आपस में गपशप बहुत कर लेते थे और आउट ऑफ द बॉक्स जाके बातें जो है वो शेयर कर लेते थे और रिलेशनशिप बड़ा अच्छा सा बिल्ड हो गया हुआ था। ज़िंदगी की पहली कामयाबी MBA के बाद अभी मेरा वो रहता था, जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट रहता था। तो एक कामयाबी मिली और वो कामयाबी ऐसे मिली कि यहाँ पे मैंने लाहौर की बड़ी खाक छानी है। 3-4 साल ना, 2001 से लेके 2004 तक बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस थे जिनके अंदर रुला मैं यहाँ पे। प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर भी जॉब की और मेरे फादर को बड़ा शौक़ था कि मैं डिज़ाइनिंग सीखूं, ग्राफिक डिज़ाइनर बनूं। और वो ख़ुद चूँकि आर्टिस्ट भी थे, पेंटिंग्स भी करते थे, साथ में वो भी बनाते थे, कैलीग्राफी के अंदर भी साथ में उनका शौक़ था। वैसे वो ट्रेनिंग मैनेजर थे ICI पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये शौक़ के तौर पे ये भी करते थे। तो उनका बड़ा दिल करता था कि मैं जो है वो उस फील्ड के अंदर आऊँ। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे रॉयल पार्क में एक डिज़ाइनर के पास बिठा दिया कि जी इतने सीखो। और साथ में मैं UET के अंदर मैंने कोई शॉर्ट कोर्सेज़ के अंदर दाखिला ले लिया। तो मैंने लाहौर की बड़ी खाक छानी। सुबह कॉलेज जाता था, शाम को उस प्रिंटिंग प्रेस पे जाता था। उसके अलावा एक बैरूत सॉफ्टवेयर यहाँ पे होता था, बैरूत सॉफ्ट के नाम से। फिर इसी तरह से एक अराउंड द वर्ल्ड के नाम से एक और इदारा होता था। इनके अंदर बहुत रुला और फिर फाइनली पता लगा कि नहीं यार, ये फील्ड शायद मैं नहीं निभा पा रहा, कि ये इसके अंदर चेंजेस इतनी ज़्यादा हैं, आए दिन कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। तो मेरा एडमिशन MBA के अंदर हो गया। MBA में फिर आगे सिलसिला बन गया और फिर उसके बाद चीज़ें बड़ी तब्दील हुई। उसके बाद बहुत तब्दीली आई। तो जो पहली कामयाबी की आपको बात बता रहा हूँ वो ये थी कि जब आप कोई भी टूल अपने साथ जोड़ लेते हैं, कोई भी टूल आप सीख लेते हैं, वो ज़ाया कभी भी नहीं होता। अगर आप स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग द डॉट्स को जाके पढ़ें तो वो कहता है कि मैं कैलीग्राफी की क्लासें लेता था जब मैं फारिग हुआ करता था।
वो कैलीग्राफी की क्लासों का मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं एक कंपनी का मालिक बन गया और मुझे कीबोर्ड डिज़ाइन करना पड़ गया, तो उस वक्त मुझे याद आया कि अगर वो कैलीग्राफी की क्लासें ना ली होती तो कीबोर्ड मैं ना बनाने वाला होता। अब मेरे पास वो वक्त नहीं था। तो आप आगे तो नहीं देख पाते, लेकिन जब आप किसी आगे जगह पे पहुंच जाते हैं तो आप मुड़ के पीछे देखते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि वो चीज़ प्री रेक्विजिट थी उस चीज़ के लिए। अगर ये ना किया होता तो फिर ये भी नहीं हो सकता था, अगर ये ना किया होता तो फिर ये भी नहीं हो सकता था। मैं समझता हूँ अगर मैंने फेलियर ना देखा होता तो शायद हम्बलनेस ना आती, शायद लड़ाई करने का हौसला ना पैदा होता। मतलब मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेती है और वो उससे पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच भी लगा उसमें उसकी हार ही नहीं उससे बर्दाश्त होती। तो ये जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं ये आपको ड्राइव करते हैं। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, आप इससे सीखते हैं और आगे चलते हैं। पहली कामयाबी जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि 2 महीने मेरे पास खाली आ गए कि MBA हो गया है, बीच में समर ब्रेक आ गई है, आगे उसके बाद जो है वो आपने थीसिस वगैरह करना है। तो उसमें 2 महीने मैं क्या करूँगा? हॉस्टल में मैं रहता हूँ, इनकम का कोई सोर्स नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे डायरेक्टर थे वहाँ पे, डॉक्टर अजीम उनका नाम था। तो मैंने उनसे बात की कि सर मैं एक छोटा सा कोर्स कराना चाहता हूँ जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का हो। तो वो कोर्स जो है वो आप मुझे अलाउ करें कि आपकी जो समर क्लासेस हैं उनके अंदर मैं ऑफ़र कर सकूं। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली ये जवाब दिया कि अगर 10 बच्चों से ज़्यादा होंगे तो आप कोर्स ऑफ़र करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम आपको ये करवाने नहीं देंगे, तो आप देख लें। मैंने कहा सर 10 तो मसला ही कोई नहीं है, 10 तो मेरी क्लास से ही आ जाएंगे, इतनी तो सेल मैं कर ही लूँगा उसी वक्त। तो मेरी एक क्लास फेलो थी इरम तनवीर, आजकल वो प्रोफेसर हैं कनाडा के अंदर। तो मैंने उनको रिसेप्शन पे बिठाया इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि तुम्हारा कोर्स फ्री होगा और इसकी जो कम्युनिकेशन होगी कोर्स की, ये कम्युनिकेशन जो है ना मैं डिज़ाइन करूँगा, मैं सर्कुलेट करूँगा, मैं प्रोपोगेट करूँगा और तुमने सिर्फ करना ये है कि इन लाइंस के ऊपर एक कॉल जनरेट करनी है कि जब स्टूडेंट आएगा तो तुमने उसको कैसे सेल करके यहाँ लेके आना है। तो MBA मार्केटिंग तो हमने किया हुआ ही था, प्रैक्टिस करने का मौका था। उसने और बाकी तमाम स्टूडेंट्स ने और हमारी तमाम कोशिशों ने और अल्लाह ताला की तरफ से जो सपोर्ट हुई, 123 स्टूडेंट का बैच बन गया। उन 123 स्टूडेंट्स को मैंने हफ्ते में डिवाइड करके क्लासें ली। हमारे पास कंप्यूटर कम हो गए कि ये कैसे होगा। तो मेरी ज़िंदगी की वो पहली कामयाबी और पहला हौसला था कि यार सब कुछ ही हो सकता है, कुछ नहीं होता। ये जो तुम जाते थे प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर 3000 रुपये वो तुम्हें सैलरी देता था, उसमें से छुट्टियों के पैसे वो काट लेता था, गए कहीं नहीं है, वो तुम्हारे साथ ही हैं। इस लर्निंग को अपने साथ ही रखो, ये लर्निंग तुम्हें आगे बहुत फ़ायदा देगी। तो मेरी और इंस्टीट्यूट की आपस में बात ये थी कि 3000 रुपये कोर्स की फ़ीस थी, उसके बीच में से जो हम अर्न करेंगे आधा मेरा आधा इंस्टीट्यूट का। और इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि जैसे ही वो सारी सिचुएशन देखी तो उन्होंने कहा कि यार ये वाली बात तो हमें समझ नहीं आ रही कि इतने बच्चे आ गए हैं और 123 बच्चे मल्टीप्लाई बाय 1500 करें तो इतने पैसे हम तुम्हें क्यों दें। उन्होंने मुझे फाइनल नोट के ऊपर कहा कि ये जी 20,000 रुपये का चेक आप ले लें और आप देखें ना आपने इदारे के साथ, इदारे ने आपको क्या कुछ दिया है, तो आप मेहरबानी करेंगे ले लें। देखें हम आपको ना एक और ऑफ़र देते हैं, आप हमारे पास लेक्चरर आ जाएं और ये आप कॉमसेट के पहले लेक्चरर होंगे। आपसे पहले हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम स्टूडेंट को इमीडिएटली आफ्टर एजुकेशन इस रोल के अंदर लेके आ जाएं। तो वो पहला एक्सपीरियंस मेरे साथ एक थोड़ा सा अजीब सा हो गया कि यार ये किस तरह से कि 20,000 रुपये, 2 लाख रुपये कहाँ और 20,000 रुपये कहाँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं इदारे को ये 20,000 रुपये डोनेट करता हूँ, आप मेरी तरफ से ये रखें और अपनी ऑफ़र भी अपने पास रखें और मैंने आपको ज्वाइन नहीं करना। और वो मैं खुदाफिज करके वापस आ गया। जब खुदाफिज किया तो मेरे एक और टीचर थे
आज वो ऑस्ट्रिया में प्रोफेसर हैं। तैयब अनवार अहमद लाहौर के रहने वाले थे। पीसी के अंदर उन्होंने कुछ काम किया हुआ था कुछ अरसे के लिए, और फिर उसके बाद उनका शौक़ था इकनॉमिक्स का और मार्केटिंग का। तो उन्होंने मेरी सीवी बनाई कि यार आओ बैठ के सीवी बनाते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, कवर लेटर कैसे लगाते हैं, वो सारा कुछ मैंने कुछ नहीं किया उसके अंदर। उन्होंने लफ्ज़ भी चुन के लगाया कि ये लफ्ज़ इसमें लिखना है, ये लफ्ज़ इसमें नहीं लिखना। तो वो मेरी सीवी बनी और उसके ऊपर कवर लेटर लगा, और मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटी लगी वो ये लगी कि तुमने ये सीवी 200 कंपनियों में सबमिट करवानी है। ये मेरा पहला ज़िंदगी का टारगेट था जो मुझे असाइन किया गया कि जी ये टारगेट है आपका कि आपने 200 कंपनियों में सीवी को लेके जाना। मेरे पास एक 70 सीसी मोटरसाइकिल था, 1982 मॉडल, मेरे जितना था पूरा, उसको लेके मैं इस्लामाबाद में बहुत फिरा। किसी ने मुझे कोई जगह बताई तो मैं वहाँ पे चला गया, अपनी फ़ोटोकॉपीड सीवी उसको दी। किसी ने मुझे ईमेल एड्रेस दिया तो मैंने उसको दे दी। किसी ने मुझे कोई और चीज़ दी, मैंने उसको दे दी। मैंने बड़ी मुश्किल से 100-150 कॉपियाँ जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट की, और वो 150 कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुझे 2 महीने किसी एक इदारे ने भी कॉल नहीं की। कोई एक कंपनी ऐसी नहीं थी कि जिसने मुझे बुलाया हो इंटरव्यू के लिए भी, टेस्ट के लिए भी। हत्ता कि चलते चलते मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई, इसी तरह से मैं सीवी ड्रॉप कर रहा था। वो और मैं दोनों एक पिंड के निकल आए, और वो हम मुझे मेरे वालदैन को जानता था। उसने कहा सर आ जाओ तुसी इत्थे साढ़े नाल काम शुरू कर दो, जो जॉब बड़ी बाढ़ जाएगी। उसके बाद ये हुआ कि 4 महीने मैंने NIB बैंक के साथ काम किया। उन्होंने मुझे पहले 2 महीने तो बड़ी रिसर्च कराते रहे, बड़ा प्रोटोकॉल दिया उन्होंने। 2 महीने गुजरे, उन्होंने कहा भाईजान है सड़क पे जाओ ना, दुकानदारों के अकाउंट इकट्ठे करो, और दुकानदारों के पास जाऊँ तो वो कोई लिफ्ट ही ना कराए। जो मेरे आसपास के लड़के थे वो क्या करें कि कोई अपने फुफ्फे का अकाउंट ले आए, कोई अपने चाचे का अकाउंट ले आए, कोई कहीं से अकाउंट ले आए, वो अपने रिश्तेदारों के अकाउंट ले आए, उनके डिपॉजिट बन जाए, मुझे कोई बंदा लिफ्ट ही ना कराए, और मैं दुकानों पे फिरता रहूँ। जो सबसे अजीब बात थी कि शॉप्स के ऊपर जाके मैं दुकानदारों के अकाउंट इकट्ठे करने की कोशिश करता रहता था। और एक दिन प्रैक्टिकली मैं रो पड़ा कि ये मेरे से नहीं होता, ये मुझे समझ ही नहीं आती। वो जो मेरा ब्रांच मैनेजर था उसने कहा डिपॉजिट मैं करा दूंगा, कोई मसला नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, तुम बस जाया करो, बस सिर्फ जाके लोगों को बताया करो। F10 की ब्रांच थी, और F10 की उस ब्रांच के अंदर जो वो 2 महीने की मेरे साथ जो बुरे हालात हुए, वो मैं प्रैक्टिकली तंग आके मैंने कहा यार अब तो मेरे से नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता। और अच्छी बात ये हुई कि उसके साथ ही मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई मुख्तलिफ़ जगहों से। कभी किसी जगह से इंटरव्यू की कॉल आ जाए, कभी किसी जगह से टेस्ट की कॉल आ जाए, कभी किसी जगह से कोई कॉल आ जाए, कभी किसी जगह से कोई कॉल आ जाए। और रिजल्टेंटली 15 मार्च 2007 को मैंने फिलिप मॉरिस ज्वाइन की एज मैनेजमेंट ट्रेनी उनके 2007 के बैच में, और उसी सेम टाइम के ऊपर मेरे पास 7 अपॉइंटमेंट लेटर्स थे। एक ही वक्त में 7 मुख्तलिफ इदारों के अपॉइंटमेंट लेटर्स मेरे हाथ में थे, जिनमें से पिक एंड चूज़ जो था वो मैंने ये फिलिप मॉरिस किया कि यार ये। और ये क्यों चूज़ किया? ये इसलिए चूज़ किया कि एक मेरे टीचर थे डॉक्टर मुश्ताक, 84 रिसर्च पेपर उनके उस वक़्त थे, PhD थे इकनॉमिक्स में, PhD थे वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर। तो उनके साथ मैं डिस्कशन के लिए गया कि सर ये मेरे पास हैं पड़े हुए, और मुझे आप इनमें से बताएं कौन सी जगह पे जाऊं। ये नेशनल बैंक का बड़ा लंबा प्रोसेस मैंने फॉलो किया है, और ये MTO प्रोग्राम इनका 28,000 रुपये मुझे सैलरी दे रहा है, और ये फिलिप मॉरिस वाला जो है ना ये मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है। तो और बाकी ये PSO है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये HSC है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे ये चुप करके ना ये वाला जो है ना फिलिप मॉरिस वाला ये ज्वाइन कर लो। मैंने पूछा क्यों ज्वाइन कर लूँ? तो मुझे कहते हैं कि ये एक FMCG कंपनी है, अगर तुम इसे ज्वाइन करोगे तो एक कंपनी को छोड़ोगे दूसरी में चले जाओगे, दूसरी को छोड़ोगे तीसरी में चले जाओगे, तीसरी को छोड़ोगे चौथी में चले जाओगे, कंपनियां ख़त्म नहीं होंगी, जॉब कभी रुकेगी नहीं। मैंने कहा सर ये पैसे कम देते हैं, ये पैसे ज़्यादा देते हैं। तो कहते हैं पैसों का ताल्लुक जॉब के साथ तो नहीं है, पैसों का ताल्लुक तो तुम्हारे मुकद्दर के साथ है। अगर मुकद्दर में पैसे लिखे होंगे तो वो इधर भी आ जाएंगे, लेकिन ये सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन जो है ये तुम्हारे इख्तियार में है। आज का लिया हुआ डिसीजन जो है
वो तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करेगा, ये बुनियाद होगी, इसके ऊपर बिल्ड होगा जो भी बिल्ड होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि तुम ये कर लो। और वो मैंने ज्वाइन की, 15 मार्च को मैंने ज्वाइन की। 22 मार्च को वो लैक्सन टोबैको थी उस वक्त, वो फिलिप मॉरिस ने ख़रीदी थी, तो वो साथ ही एकदम मल्टीनेशनल कंपनी मान गई विद इन नो टाइम। और जैसे ही मैंने उसको ज्वाइन किया, उसके ज्वाइन करने के महीने के बाद हमें कम्युनिकेशन आई कि चूँकि पे स्केल इस कंपनी के अंदर बहुत लोअर साइड के ऊपर सेट हुआ हुआ है, तो हम एक पॉलिसी दे रहे हैं पे स्केल की, तो इसके मुताबिक जो ASM हजरात या जो MTOs होंगे उनकी सैलरी अब 20,000 की बजाय 40,000 होगी। तो एक महीने के अंदर अंदर मैं 20,000 रुपये से 40,000 रुपये पे चला गया। और वो मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने मेरी ज़िंदगी का वो फ़ैसला जो है उसके अंदर मेरी हेल्प की, उनकी बात सच हो गई कि पैसे तो तुम्हारे मुकद्दर के हैं, ये तो इसी तरह से चलते रहेंगे। अच्छा, मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहा? ठीक है। अब जब मैंने ज्वाइन किया उसको लैक्सन टोबैको को, सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, MTO के तौर पे ज्वाइन किया। जब MTO के तौर पे ज्वाइन किया तो ऐसे ही कोट पहन के बड़ा अच्छा सा तैयार होके तो मैं उनके पहले दिन रीजनल ऑफिस में गया जो कि सेल्स ऑफिस था, और जाके उनको अपना बताया कि जी इस तरह से मैं MTO हूँ, ये हूँ, वो ज्वाइन कर रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा यार आज तो आप इधर आए हैं, कल लियाकत बाग के पास करके एक एलीट डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ से आपका ओरिएंटेशन शुरू होगा। अगला दिन मैं उस जगह पे गया। जब डिस्ट्रीब्यूशन पे गया तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मेरे RSM जो थे ना, मेरे यानी कि जो लाइन मैनेजर थे जिनके साथ मैंने काम करना, सैयद आसिफ अली उनका नाम है। ऑल्ट्रा ग्रुप के अंदर वो, ऑल्ट्रिया ग्रुप के अंदर वो इस वक्त US के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये किस हुलिये में आ गए हो तुम, यार ये सेल्स में तो नहीं चलता, ये वाला तो, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। बेटे कल आपने टी-शर्ट और जीन्स पहन के बिल्कुल ऐसे आना जैसे ये भाई बैठे हुए हैं। अगला दिन हुआ तो मैं आ गया इस तरह से। उन्होंने मुझे एक रूट प्लान दिया, उन्होंने कहा ये महीने पूरे का प्लान है भाई, आप सुल्तान साहब को बुलाएं और आपने इनके साथ जाना है, मार्केट विज़िट करनी है। अच्छा, मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी स्लाइड्स नहीं होंगी, मैं जो गुफ्तगू करता जा रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा कि उसी के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेके चलते रहें। रीडिंग मटेरियल आपके पास बहुत सारा है, मैंने इनको एक पूरी फ़ाइल हैंड ओवर की है जो कि मैं सुबह ढूंढ के उसमें से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मटेरियल लेके आया हूँ, तो वो आपके पास अवेलेबल होगा। हम उसी में से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ 3 घंटों में सेल्स को बंद करने की कोशिश की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम एक ओवरव्यू लेके जाएं, हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं उससे रिलेटेड कुछ इनसाइट्स हैं जो मैं इनके अंदर आपको प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप का नहीं पता था कि किस तरह का ग्रुप है। जो ये यहाँ पे चीज़ें होंगी वो बहुत रेलेवेंट होंगी, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा, साथ में आपको ये भी बताऊँगा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, पहला दिन और एक ट्राई वैन थी। ट्राई वैन समझते हैं? वो एक डब्बा होता है आगे, उसके पीछे साइकिल लगा होता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर आप ये सिगरेट के कार्टन खोल के लगाएंगे और ये बाबा जी हैं इनके साथ आप जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बेहतरीन है। बाबा जी के साथ जाना शुरू किया तो बाबा जी ने कहा भाई मेरी मार्केट का रूट तो यहाँ से शुरू ही नहीं होता, ये राउट तो शुरू होता है वो झंडा चीची वाली वो जो जगह है ना, वहाँ से। वो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पे था, वहाँ से राउट शुरू होना है। तो उधर जाएंगे, वहाँ से मैं फिर आपको बताऊँगा आगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल आप ये कार्टन खोल के इसके अंदर लगाएं। वो मैंने 3 कार्टन उसके अंदर लगाए। बाबा जी ने ट्राई वैन पकड़ी, मैं उनके साथ पैदल चला और हम चल पड़े। 4 किलोमीटर का सफ़र किया। उसके बाद दुकानों के ऊपर पहली इंटरेक्शन दुकानदारों से हुई, और वो पीछे जो 2 महीने दुकानदारों के साथ लगाए थे ना, वहाँ से पता लगा कि यार वही वाला एक्सपीरियंस इधर भी काम आता है कि दुकानदार से बात कैसे करनी है, दुकानदार आपको लिफ्ट कैसे कराता है, दुकानदार आपके काबू कैसे आता है, दुकानदार आपको डील किस तरह से करता है। फट्टे के ऊपर खड़ा करके दुकानदार अपने पान बनाता रहता है और आप उसका मुंह देखते रहते हैं। तो मुझे वो पिछले दुकानदार याद आते थे। 60 दुकानें मुझे अभी तक याद है, 60 या 61 दुकानें उन्होंने मुझे पहले दिन विज़िट करवाई।
और जब मैं वापस डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो गई। मार्च की 17 या 18 तारीख थी और पिंडी की गर्मी थी, और वो एक दिन क्या 6 महीने मैंने उनके साथ लगाए। रोज़ मैं उनके साथ जाता था, रोज़ मैं उनके साथ, मतलब पहले वो थे, फिर बंदा चेंज हो गया, फिर दूसरी ट्राई वैन आ गई, फिर दूसरी ट्राई वैन से निकला तो अगले नंबर पे चिंगची आ गया, बाइक वाला, सॉरी बाइक जिसके पीछे डब्बा लगा होता है। उससे अगली जो मेरी रोटेशन थी वो चिंगची वाले के साथ, उससे जो अगली मेरी रोटेशन थी उसमें बड़ा खुश हो गया कि मुझे उन्होंने वैन के साथ भेजना शुरू कर दिया कि वैन के ऊपर तो भाई बड़ा ज़बरदस्त काम है। फिर उससे अगली मेरी रोटेशन थी कि मुझे उन्होंने शेज़ोर के ऊपर भेजना शुरू कर दिया कि मैं शेज़ोर वाले के साथ जा रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अतराफ़ में 9 बंदों की टीम थी जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग थे। उनको कंपनी सेल एग्जेक्टिव कहती थी, सेल सुपरवाइज़र कहती थी, और उनके पास एक कैरी डब्बा होता था, और कैरी डब्बा जो है उसके साथ एक उनके पास ड्राइवर होता था, और वो लेके फिर उसको मार्केट के अंदर जाते थे। तो मुझे उन्होंने उनके साथ लगा दिया और मैंने उन सारे लोगों के साथ काम किया। फिर मर्चेंडाइजर्स जो थे उनके, फिर उनके साथ उन्होंने मुझे लगा दिया, फिर उनके साथ काम किया। और वहाँ से मुझे पता लगा कि सेल्स में कवरेज किसको कहते हैं, वहाँ पता लगा कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वहाँ पता लगा कि प्रोडक्टिव कॉल्स क्या होती हैं, वहाँ मुझे पता लगा कि ये इन कॉल एग्जीक्यूशन क्या होती है, वहाँ मुझे पता चला कि मर्चेंडाइजिंग का एफएमसीजी के अंदर क्या रोल होता है, वहाँ से मुझे पता चला कि दुकानदार गोलियाँ कैसे कराते हैं, वहाँ से मुझे पता लगा कि कैश कैसे गिनते हैं, वहाँ से मुझे पता लगा कि वापसी पे आके जो हिसाब देना होता है वो सेलमैन कैसे देता है, वहाँ से मुझे बहुत कुछ पता चला। वहाँ से मुझे पता चला रिलेशनशिप किस चीज़ का नाम होता है और सेल्स के अंदर रिलेशनशिप की अहमियत कितनी है। बारिश में आप पानी बेच रहे हैं और टारगेट पूरा कर रहे हैं, मरी में आप बर्फ़ बेच रहे हैं और नंबर पूरे कर रहे हैं। आप ऐसे काम कर रहे हैं जो लॉजिकल नहीं लगते, लेकिन अगर रिलेशनशिप है ना तो फिर सब कुछ हो रहा है। फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कहीं कम हो या जो कहीं ज़्यादा हो, रिलेशनशिप बेस्ड सेल होती है। तो ये मैंने वहाँ से सीखा। 6 महीने गुजरे और जैसे ही 6 महीने गुजरते गए उनका ख्याल था कि मैं भाग जाऊँगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं नहीं भागूँगा। और 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे अचानक बुलाया एम्बेसी रोड वाले ऑफिस में दोबारा, और उन्होंने मुझे एक लेटर दिया कि यू हैव बीन प्रमोटेड एज एरिया सेल्स मैनेजर फॉर फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल। और ये जिन टीम के साथ मिल के तुम काम कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें काम सिखाया है, आज से तुम इनके लीडर हो। अब तुम इनको काम सिखाओगे, अब तुम इनको ड्राइव करोगे, अब तुम इनको लेके चलोगे, अब तुम इनके बॉस हो। अब वो जो मेरे 8-9 अफराद थे जो मेरे सबॉर्डिनेट बज़ाहिर थे, वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड थे, उनके पास बहुत सारा उस मार्केट का तजर्बा था। उनमें से बहुत से लोगों को लारे लगाए गए थे कि जब यहाँ एएसएम हायर किया जाएगा तो तुम्हें प्रमोट करेंगे, और जिस वक्त वो प्रमोट नहीं हुए तो आप सोच सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट कितना जनरेट हो गया होगा। वो लोग मेरे साथ क्या करते होंगे, वो किस किस तरह से टॉर्चर करने के प्रोग्राम बनाते होंगे, और वो सेल्स को किस किस तरह से रोकते होंगे। और मुझे क्या करना पड़ता था, अपने लाइन मैनेजर के लाइन मैनेजर को बारहा बुलाना पड़ता था कि ये मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, ये चीज़ों के अंदर ये मसले आ रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये इश्यूज़ आ रहे हैं। और उन इश्यूज़ को फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व करते थे, और फिर इसी तरह से बात चलती गई। साल एक मैंने उसके ऊपर काम किया। उस साल के बाद फिर उन्होंने क्या किया, मुझे गुजरांवाला भेज दिया। गुजरांवाला का ऐसा रिस्क साथ जुड़ा, उसके बाद कुछ एसोसिएशन गुजरांवाला के साथ हो गई, गुजरांवाला के कुछ आउट स्टेशन थे, वहाँ पे मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर गया। मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना था इस PMI के जो फिलिप मॉरिस है उनके ब्रांड्स का। पौने के 2 साल वहाँ पे मैंने काम किया, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से निकला तो फिर अगली मेरी असाइनमेंट थी की अकाउंट्स के अंदर। तो मैं रीजनल मैनेजर बन गया की अकाउंट्स, और मुझे मुल्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुल्तान मैंने 4 महीने काम किया, और मुझे नेस्ले ने एक ऑफ़र की एरिया मैनेजर की दोबारा से 3 साल और कोई 6 महीने मेरा एक्सपीरियंस था उस वक्त तक का।
और मेरी एज जो थी उस वक्त तकरीबन कोई 28 साल थी। और उस टाइम के ऊपर पे मैंने ये डिसाइड किया कि अगर आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप एक नई लर्निंग लेके जाते हैं, और एक नई लर्निंग लेके आते हैं तो बेटर यही है कि एज तो इतनी ज़्यादा है नहीं, वर्टिकल लर्निंग की तरफ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर लेते हैं। मैंने उसमें भी जिन लोगों से मशवरा किया उन लोगों का मशवरा मुझे यही था कि नेस्ले एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम नेस्ले के अंदर काम करो, नेस्ले तुम्हें बहुत ज़्यादा नया कुछ सिखाएगी। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तुम काम कर रहे हो, इस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा मज़े का काम जो है वो नेस्ले में तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो मैंने एक स्टेप नीचे जाके बड़ा जंप लेने की खातिर नेस्ले को ज्वाइन कर लिया, और नेस्ले को मैंने गुजरांवाला में ज्वाइन किया एज एरिया मैनेजर। फिर नेस्ले से मैंने बहुत कुछ सीखा। जो नेस्ले का एक्सपीरियंस था, नेस्ले कोर सेल्स के ऊपर बहुत काम करती थी, नेस्ले के ब्रांड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, नेस्ले बड़ी नोन ऑर्गेनाइजेशन थी, नेस्ले के सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत डेवलप्ड थे। इसमें मार्केटिंग और सेल्स की आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कोऑर्डिनेशन थी। तो नेस्ले ने मुझे बहुत सारा कुछ सिखाया। मैंने एएसएम के तौर पे काम किया, फिर मैंने आउट स्टेशंस के अंदर काम किया, फिर मैं लाहौर का प्रायोरिटी अकाउंट्स मैनेजर बन गया, फिर यहाँ पे मैंने काम किया, फिर मुझे यहाँ से प्रमोट करके इन्होंने रीजनल मैनेजर बना दिया और मैं फैसलाबाद चला गया। फिर फैसलाबाद के अंदर मैंने कोई 3-3.5 साल काम किया, वो बड़ा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर फैसलाबाद से दोबारा मुझे उन्होंने गुजरांवाला भेज दिया कि यार ये गुजरांवाला में आप काम करें। और गुजरांवाला मुझे अब तकरीबन कोई 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, मैं रीजनल मैनेजर के तौर पे गुजरांवाला में काम कर रहा हूँ। तो ये एक शॉर्ट बल्कि लंबी सी स्टोरी थी जो चलती चलती किधर से किधर पहुँच गई, और मेरी बात यहाँ पे आके रुकी कि मैंने नेस्ले को यहाँ इस तरह से ज्वाइन करके यहाँ तक पहुँचा।